हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और बाकी जितने भी लोग जो हमारे अभी तक हमारे चैनल को जो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, सबसे पहले मैं सभी उन लोगों का थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जो हमसे जुड़े हैं अभी। मैं उन सब का मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और आज की जो वीडियो है, आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। और ये मेरे एक स्टूडेंट है जिनका नाम राशिद है, और राशिद ने ये रिक्वेस्ट की थी, जो कि राशिद खुद पॉलिटिकल साइंस की नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो वो चाहते थे कि सर अगर आप पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा सा समराइज़ करेंगे, पॉलिटिकल साइंस और का स्कोप, देन उसके बाद पॉलिटिक्स क्या है और स्टेट के बारे में। सो टॉपिक यही थोड़ा रहेगा, थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में समराइज़ करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। बट पॉलिटिकल साइंस के स्कोप को समझने से पहले और पॉलिटिक्स के टॉपिक को समझने से पहले हम क्या करेंगे, हम पहले स्टेट को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ द वेरी कंसेप्ट ऑफ स्टेट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट का जो मीनिंग है, अगर हम देखें उसको समझने से पहले आपको स्टेट के एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। एलिमेंट्स में आगे जैसे हमारे पास पॉपुलेशन है, एरिया है, देन सॉवरेनिटी है, गवर्नमेंट है, उसके बाद इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, एक्सक्लूसिवनेस है, देन परमानेंस है। अब मोस्टली क्या है कि अगर हम बात करें इसमें, अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी, इस वाले पॉइंट की, हाँ, जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, देन ये सॉरी एक्सक्लूसिवनेस आ गया और परमानेंस आ गया। इनको हम जो है एक्सक्लूड नहीं भी करें तो कोई कोई मैटर नहीं है इसमें। अगर इनमें हम जब भी वेन एवर वी ट्राई टू डिफाइन द एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट है, सो अब इनमें हमें इनको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको डिफ़ाइन करना भी चाहते हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट जो मेन हमें जो चाहिए, जो मेन है, जो इसके कोर, जो प्राइम, अगर आप समझेंगे, प्राइम जो इसके एलिमेंट्स है, एट्रीब्यूट्स है, वो यही है। आप पहले वाले चार, ठीक है। सो पहले वाले चार के ऊपर ही जो है आप लोगों ने फोकस करना है। फर्स्ट फोर के ऊपर आपने फोकस करना है। ये जो हमारे पहले वाले चार है, इन्हीं के ऊपर फोकस करना है आपने, ठीक है। अब देखिए कि इसमें भी मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा कि स्टेट के एलिमेंट्स क्या है। थोड़ा शॉर्ट में ही मैं लूँगा, क्योंकि अगर स्टेट्स के एलिमेंट को हम डिफ़ाइन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा समराइज़ करेंगे। सबसे पहले आता है पॉपुलेशन। आप सपोज़ कीजिए कोई भी कंट्री है, लाइक इंडिया है, ठीक है। अगर इंडिया जैसी कंट्री है या यूएस जैसी कंट्री है, ठीक है। अब इनमें क्या है कि ये जो कंट्रीज़ है, ठीक है, इनका अपना एक स्पेसिफाइड, अपना एक क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है। और वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्रियां हैं जिनकी आबादी जो है बहुत ज़्यादा है और बहुत कम भी है। अब जैसे हम बात करें, अगर हम बात करें चाइना की, या हम बात करें इसमें इंडिया की, या और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी है जिनकी आबादी बहुत कम है। अगर हम देखें स्विट्ज़रलैंड की बात करें अगर हम, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिनकी आबादी क्या है, जिनकी आबादी बहुत कम है। या आप ले लीजिए वेटिकन सिटी की बात कीजिए, आप पीरू की बात कीजिए। सो यहाँ पे देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल की, इसमें कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि एक स्टेट को, एक कंट्री को स्टेट, पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में स्टेट बनने के लिए उसको जो है उसके पास एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन की नंबरिंग का होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने मेंशन किया हुआ है पहले टाइम में, किसी ने कहा है 10,000 आबादी होनी चाहिए, 5, किसी ने 20 का है। सो इसके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप आबादी इतनी होनी चाहिए। आबादी जो है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बट आबादी होनी चाहिए, पॉपुलेशन। हम जैसे हम अगर अपनी कंट्री की बात करेंगे, सो हम किसी कंट्री में रह रहे हैं, कोई एरिया हमने ऑक्यूपाई किया है, उस एरिया में हम रह रहे हैं, परमानेंटली रह रहे हैं, टेम्परेरी नहीं है कि
कि 6 महीने के बाद हम शिफ्ट कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं किसी और कंट्री में, ठीक है। सो वो पॉपुलेशन में जो है एज एन एट्रीब्यूट इन्यूमरेट तब नहीं किया जाएगा, वो परमानेंट होनी चाहिए, पॉपुलेशन जो है परमानेंट होनी चाहिए, और एक स्पेसिफाइड एरिया को उसने जो है कन्फाइंड एरिया में वो जो है लिव करते हो, रहते हो, रिजाइड करते हो, ठीक है। उसी तरह जो हम एरिया को देखेंगे, एरिया भी वैसे ही है। आप देखिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जैसे रशिया है, तो रशिया जो है, और भी बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ है जिनका एरिया बहुत ज़्यादा है, और ऐसी ही बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनका एरिया बहुत छोटा भी है। आप ले लीजिए जापान को ले लीजिए, और बहुत सारी कंट्री, श्रीलंका को ले लीजिए, आप बांग्लादेश को ले लीजिए, उसके बाद वही जिनकी मैंने बात की, पीरू, वेटिकन सिटीज़, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनका एरिया उनकी आबादी के साथ साथ तो उनका बहुत छोटा एरिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ऐसी कंट्रीज़ है जिनका एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी मैटर नहीं करता, जिस तरह मैंने पॉपुलेशन की बात की कि एरिया बड़ा हो या छोटा हो, हैं, तो होना क्या चाहिए, जो कंट्री जिसको हम स्टेट कहेंगे पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में, वो लीगली डिमार्केटेड होनी चाहिए, लीगली डिमार्केटेड। जिस तरह आबादी जो है कन्फाइंड एक एरिया में रह रही है, वो एरिया फिर लीगली डिमार्केटेड होना चाहिए और कन्फाइंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है सोवरेनिटी की बात करते हैं, तो सोवरेनिटी जो है ये किस वर्ड से डिराइव किया है, ये जो है सुपरनस वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम। सुपरनस वर्ड से डिराइव है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब ये आ गया कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि द कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इज़ अ वेरी कम्प्रीहेंसिव एंड ए वेरी डिटेल वन, सो वी कांट डिफाइन इट इन अ सिंगल वर्ड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। सो अभी फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसको शॉर्ट में आपको समझाने की कि सोवरेनिटी एक्चुअली क्या है। सुप्रीम का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इतना समझ लीजिए कि जब भी हम सोवरेनिटी की बात करते हैं, हम ये कहते हैं जिसके पास जो है फाइनल, जिसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जिसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ठीक है, जिसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है। मैं फिर से लिखता हूँ इसको, मैं इसको फिर से लिखता हूँ। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। सो जिसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, और वही जो है वही सोवरन होता है, सोवरन। सो इसका मतलब है सोवरेनिटी इज़ लाइक अ स्वर्ड, एक तलवार की तरह है, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपको एक सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी है, एक फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर आपको प्रोवाइड करता है, कौन, सोवरेनिटी। और जो ये पोजेस करता है उसको हम सोवरन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात कीजिए गॉड है, हैं, तो गॉड जो है वो सुप्रीम है, एपेक्स है, हैं? और उसी के पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है, सब उसके सबॉर्डिनेट है, उससे जो है सुपीरियर कोई नहीं है। आप घर में लीजिए, किसी घर में ले लेते हैं, किसी कंपनी में ले लेते हैं, कहीं पे भी किसी इंस्टीट्यूशन में हम लेते हैं, सो कोई ना कोई एक ऐसा अथॉरिटी होता है, वो चाहे इंडिविजुअल्स होंगे, ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, या एक सोलो एक ह्यूमन बीइंग होगा, एक पर्सन होगा। सो उसमें क्या होता है कि वो ही पोजेस करते हैं फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। सो आपने याद रखना है, सोवरेनिटी इज़ लाइक अ स्वर्ड, जो आपको एक तलवार की तरह है, जो आपको पावर देता है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर देता है, और जो ये पोजेस करता है उसको हम सोवरेन कहते हैं। सो हमारी इंडिया की अगर हम बात करें, तो हमारी इंडिया में जो सोवरेनिटी है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, वो किसके पास है, वो जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ज़्यादा इसमें डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, फिर सॉवरेनिटी की टाइप्स भी होती है, और सॉवरेन के भी जैसे हम पढ़ते डी फैक्टो, डी जोर सॉवरेन, फिर हम देखते हैं लीगल सॉवरेनिटी, पॉपुलर सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। उसमें हम ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। तो ये आ गया फाइनल डिसीजन मेकिंग पे पावर। और दूसरा आपने ये भी ध्यान में रखना है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर के साथ साथ आपने इसमें ध्यान में रखना है कि
अ, जो ये सॉवरेनिटी होती है, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमें एक्सटर्नली और इंटरनली इंडिपेंडेंट जो है रखती है, हैं? हमें एक्सटर्नली और इंटरनली क्या करती है, हमें इंडिपेंडेंट रखती है। सो इंडिया जो है जो वो एक्सटर्नली इंटरनली जो है इंडिपेंडेंट है, अपने डोमेस्टिक जो है म्युनिसिपल लॉज, डोमेस्टिक लॉज जो है वो खुद बनाता है, इनेक्ट करता है उनको, ठीक है, लेजिस्लेट करता है, और एक्सटर्नली किस कंट्री के साथ क्या रिलेशंस रखने हैं वो खुद ही डिसाइड करता है। सो इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, ये हमने प्रेम्बल भी में भी थोड़ा पढ़ा होगा, ठीक है। सो थोड़ा बहुत आपको समराइज हो चुका होगा कि सॉवरेनिटी क्या है। देखिए, हमेशा मैं आप बच्चों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोस्टली क्या होता है बच्चों की, आप लोग क्या करते हो कि जब भी किसी आर्ट्स के टीचर को आप सुनते हो, तो आप लोग मोस्टली क्या होता है, आपकी ही बात नहीं हर एक बच्चे की बात होती है। जब भी चाहे इवन कि हम ऑफलाइन क्लासेस भी अगर अटेंड कर रहे हो, वहाँ क्या होता है, अगर 20 मिनट्स की क्लास होती है ना, तो 20 मिनट्स जो है आपकी फोकस होनी चाहिए टीचर के ऊपर, हाँ, 100% आपका फोकस होना चाहिए। उसमें अगर आपने 5 मिनट भी स्किप कर दिया ना, थोड़ा इधर उधर ध्यान चला गया, तो आप उसके बाद कितना भी फोकस बनाइए, आप लेक्चर जो है वो गेन नहीं कर सकेंगे, समझ नहीं पाएंगे आप। इसीलिए टीचर जो वो कहता है उसकी एक एक कहे गए वर्ड के ऊपर ध्यान देना है, और उसके बाद जो वो लिखाता है उसके ऊपर ध्यान देना है। उससे क्या होगा कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखनी है कि जो मैं कह रहा हूँ एक एक वर्ड उसको ध्यान देना है, ठीक है। देन आया गवर्नमेंट, बिल्कुल। अब देखो, गवर्नमेंट की अलग अलग टाइप्स होती है, ठीक है। गवर्नमेंट का डेफिनेशन सिंपल सा मैं आपको दे दूंगा। गवर्नमेंट का डेफिनेशन सिंपल सा क्या है, जो गवर्न करता है, जो क्या करता है, जो जो गवर्न करता है, चलाता है। कहीं पे किंग है, वो किंग गवर्न कर रहा है। अगर हम अपनी गवर्नमेंट इंडिया में हम देखें कि भाई हमारे इंडिया में गवर्नमेंट कौन है, हमारी इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो कौन है, हमारी इंडिया में जो गवर्नमेंट है, ठहरिए, प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर एंड प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये है हमारी एक्चुअल में गवर्नमेंट। मोस्टली हम प्रेसिडेंट को इसमें जब भी गवर्नमेंट की बात की जाती है मोस्टली पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। आपने ध्यान में रखना है कि एज फार एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, प्रेसिडेंट इज एट अ टाइम, प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल। दोनों का वैसा हमें जब, क्योंकि हमें जब डिफाइन करना पड़ता पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को, तब भी हम प्रेसिडेंट का जिक्र करते हैं। वी हैव टू मेंशन, हाँ, वी हैव टू मेंशन दोज आर्टिकल्स रिगार्डिंग द पावर, रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सो या पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। और जब भी हम एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट को डिफाइन करते हैं तो उसमें भी हमें डिफाइन करता है। जो हमारा सेकंड पार्ट एग्जीक्यूटिव है उसी को हम गवर्नमेंट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम गवर्नमेंट कहते हैं। ये आ गया, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम गवर्नमेंट कहते हैं। ये वाला जो अभी मैंने बोला आपको, हाँ, ये जो हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, हमारे तीन जो है ऑर्गन्स है, तो इसमें ये वाला जो है जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं वो ही जो है वो क्या है, वो ही हमारा गवर्नमेंट, हम उसी को कहते हैं। और ये किससे कंसिस्ट करता है, प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट को भी डिफाइन करना है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब ये गवर्न करते हैं, ये क्या करते हैं, अब ये पार्लियामेंट में जाके काम करते हैं, मतलब वही लॉज को इनेक्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं थ्रू द बेसिस ऑफ डेलिब्रेशन, डिस्कशंस हैं। उसके बाद अलग अलग प्रोसीजर से लॉ को गुजारते हैं। गुजारना मीन्स उसको वहाँ से निकालना है। अलग अलग स्टेजेस होती है, जैसे बिल है, लेजिस्लेशन है, फिर लॉ है, ये सारा चीज़ें जो है वो अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है। सो ये गवर्नमेंट ही करेगी जो रूलिंग में बैठी होगी, जो है। तो अब ये तो हमारे कंट्री की बात हुई ना, हमारी कंट्री में गवर्नमेंट इसको कहते हैं। कि दूसरी किसी कंट्री में गवर्नमेंट जो गवर्निंग, अभी गवर्न कौन कर रहा है, अभी गवर्न जो है गवर्नमेंट ही कर रही है ना, हाँ। तो किसी कंट्री में जो गवर्न है वो क्वीन होती है, क्वीन भी गवर्न करती है। कहीं पे जो है सोली जो प्रेसिडेंट ही करता है, हाँ?
होली सोली जो है वहाँ पे उसको हम क्या कहें, जो है सोलो रूल जो है वहाँ पे सारा जो है वो प्रेसिडेंट ही करता है वहाँ पे। कहीं पे जो है वो डिक्टेटर है, कहीं पे किंग है। सो मैटर करता है कि उस कंट्री में गवर्निंग पावर किसके पास है। तो बॉडी पर्सन भी हो सकता है, एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। देन उसके बाद चलो ये डिफाइन हो चुकी, ये चार जो है चार चीज़ें हमने अंडरस्टैंड कर दी। तो अब उसके बाद अगर हम देखें ये बाकी जो तीन हैं, तो इनको आपके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान में इन डिटेल में इनको नहीं जाना है, तो इनको एक्सक्लूड कर दीजिए, इनको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आपको ये थोड़ा समझ आ चुका होगा, क्योंकि एज़ फार एज पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न, तो फॉरनली मैन एक आम इंसान करे वो स्टेट किसको बोलता है, वो स्टेट कहता है लाइक मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है, और इनको वो क्या कहता है, इनको वो जो है कैलकत्ता या बाकी इनको वो जो है वो डिफ़ाइन करता है एज अ स्टेट। बट इनको हम स्टेट नहीं कहते हैं, इनको हम बट आम इंसान कहता है। हम भी कभी कभी डे टू डे लाइफ में इनको भी स्टेट हम कहते हैं। बट पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में, टेक्निकली पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में हम इनको स्टेट नहीं कहते, इनको फेडरेटिंग यूनिट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? फेडरेटिंग यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो फेडरेटिंग यूनिट्स, ठीक है, हम इनको क्या बोलते हैं? फेडरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, ये आगे हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, थोड़े स्पेलिंग में यहाँ पे मिस्टेक आपको नज़र आ रहा होगा, मिस्टेक नहीं है बट थोड़ा ये लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो पूरी स्पेस की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो आपने फिर भी याद रखना है फेडरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, मैं फिर से एक बार लिखने की कोशिश करूँगा, इसको ठीक हो जाए शायद। फेडरेटिंग, ठीक है, अब ठीक हो गया, फेडरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, फेडरेटिंग यूनिट्स। तो अब स्टेट है, स्टेट हम किसको बोलते हैं? जिसके पास चार एलिमेंट्स है, मेन चार एलिमेंट्स है। ठीक है, स्टेट सिंपल सा एक भाषा में ले लीजिए, कंट्री। स्टेट मीन्स कंट्री। ठीक है, अब कभी कभी कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको लगता है कि स्टेट और जो नेशन है वो एक ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टेट और नेशन एक नहीं है बच्चों। ठीक है, आपने ध्यान में रखते, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टर्म स्टेट एंड द नेशन। बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है। हम आगे वाले आने वाले टॉपिक्स में हम कोशिश करेंगे हम नेशन के ऊपर थोड़ा डिफ़ाइन करें। तो बहुत सारे लोगों को भी ये इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि उनको लगता है कि जो नेशन है वो कंट्री है। ऐसा नहीं होता, नेशन कुछ और होता है, स्टेट कुछ और होता है। तो यहाँ पे हम नेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, और उसी स्टेट को हम जो आम भाषा में कहें अगर सिंपल लैंग्वेज में, वो है कंट्री। ठीक है, आई होप कि थोड़ा आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा ये। अब हम आ जाते हैं इस पे अपने वाले टॉपिक पे। इसमें आपने याद रखना है, इन्होंने जो बुक लिखी थी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पॉलिटिकल फिलोसफर। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी द प्रिंस, और उस बुक में इन्होंने जो है मोस्टली, ऐसे तो टर्म स्टेट का बहुत पहले से इस्तेमाल किया जाता रहा है, बट इन्होंने जो ज़्यादा जिसको अब प्रेजेंट टाइम में या मॉडर्न टाइम में जिसे हम स्टेट कहते हैं, वो इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी उसमें ये चीज़ें जो है इस टर्म का ज़्यादा इस्तेमाल किया था। फिर उसके बाद ज़्यादा पॉपुलर हो गई स्टेट का। ठीक है, थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए ये थोड़ा ऐड किया मैंने। अब आते हैं हम पॉलिटिक्स पे। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि आपकी जो भी बुक्स होती है ना, खासकर 11th-12th के बच्चों के लिए जो बुक्स पॉलिटिकल साइंस की, उसमें क्या होता है कि स्टेट के टॉपिक बाद में दिया होता है, और पहले स्कोप पे आ जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्कोप पे आ जाते हैं, उसके नेचर के बारे में आ जाते हैं, और पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन बाकी सोशल साइंसेस बाकी सब्जेक्ट के साथ कैसा है, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी, और वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। फिर लास्ट में जाके दूसरे तीसरे यूनिट में जाके कहीं स्टेट के बारे में बताया होता है। तो बच्चे पढ़ लेते हैं, बाद में कहते हैं सर समझ तो आ गया, बट अभी भी कन्फ्यूजन है, ये स्कोप और नेचर समझ नहीं आता। होता क्या है कि बच्चों को जो पहला वाला कंसेप्ट है, वो पहला कंसेप्ट है स्टेट का। जब तक बच्चे को स्टेट का कंसेप्ट समझ नहीं होगा, तब तक वो पॉलिटिकल साइंस का नेचर स्कोप कभी समझ ही नहीं सकता। तो पहले आपने क्या करना है कि हमेशा आपने पॉलिटिकल साइंस के नेचर और स्कोप को समझने से पहले आपने स्टेट को डिफाइन जो है अंडरस्टैंड करना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, और जैसे आपको स्टेट का कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, तो आपके लिए जो है पॉलिटिकल साइंस का स्कोप जो अंडरस्टैंड करने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसीलिए मैं वैसे ही वही कर रहा हूँ कि नेचर एंड स्कोप
पे आने से पहले मैं पॉलिटिकल साइंस का आपका जो टॉपिक है स्टेट, उसको पहले समझाया, फिर उसके बाद हम पॉलिटिक्स वाला टॉपिक को अब समझेंगे, उसके बाद नेचर एंड स्कोप पे आएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, अरिस्टोटल ने बहुत अच्छा बताया हुआ है कि अरिस्टोटल ने यहाँ पे कहा है कि इन्होंने यहाँ पे इसको डिफाइन किया है, कहता है द मास्टर साइंस, ठीक है, द मास्टर साइंस, ठीक है। तो पहले टाइम में मोस्टली क्या होता था कि जो ग्रीक वर्ड वहाँ पे क्या कहते थे, पॉलिटिक्स जो है उसको कहते थे, मतलब पॉलिस मीन्स सिटी, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता था कि जैसे यहाँ पे ये बताया, फॉर एंशंट ग्रीक सिटी वाज द स्टेट, ठीक है। तो उनके लिए जो वो सिटी होती थी वो क्या होती थी, उसी सिटी को वो क्या कहते थे, स्टेट कहते थे। और जो वो एंड सब्जेक्ट्स डीलिंग विद द सिटी स्टेट एंड इट्स प्रॉब्लम्स केम अंडर पॉलिटिक्स। तो अब वो जो वहाँ पे इनके जो ग्रीक्स जो होते थे उस टाइम में ये जो सारा डे टू डे का काम करते थे, प्रॉब्लम्स करते थे, ठीक है, जो इनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते थे जो वो, तो वो जो ये करते थे सारा का सारा, ये जो डे टू डे लाइफ में वो लोग जो उस टाइम पे करते थे, तो वो जो है उसको उनका जो कंसेप्ट रहता था वो रहता था कि सिटीज़ की प्रॉब्लम्स है, सिटी स्टेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सिटी स्टेट। तो उस टाइम में इनके हिसाब से और इनकी लैंग्वेज में वो पॉलिटिक्स थी, हैं, वो क्या थी, उसी को ये क्या कहते थे, पॉलिटिक्स कहते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कहता है कि फॉर हैंस सॉरी हैंस द ग्रीक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स इंक्लूडेड। अब देखिए इसमें ये क्या, इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया, ये पॉलिटिक्स मैंने कहा ना, जो प्रॉब्लम्स होती थी इनकी, ठीक है, और किस तरीके से वहाँ के जो लोग होते थे हैं, और वो कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे, काम कैसे करते थे, तो उनके लिए वो जो सिटी होता था, जिसे उसी को सिटी स्टेट कहते थे ये। यहाँ पे जो है ये आ गया द सब्जेक्ट ऑफ मैन, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, द स्टडी ऑफ मैन, आदमी के बारे में, आदमी के बारे में मीन्स आदमी के बारे में मीन्स सब्जेक्ट जो लोग होते थे वहाँ पे, जो वो डिस्कस करते थे, प्रॉब्लम्स होती थी, कैसे उनको सॉल्व करना है, डे टू डे लाइफ में फंक्शनिंग कैसे करनी है, कैसे स्मूथ वर्किंग होगी। तो इसका मतलब है द स्टडी ऑफ मैन, आदमी के बारे में जो है वो पढ़ते थे। देन सोसाइटी के बारे में, बिल्कुल आदमी के बारे में मीन्स उसका बिहेवियर भी आता था। उसी की वजह से आप हम आगे पढ़ेंगे, बिहेवियरलिज्म भी इसी में कवर होता है। उसके बाद आया द स्टेट एंड द एथिक्स, मोरालिटी। तो इसलिए द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स इज़ द स्टेट। मेन क्या है, मेन मुद्दा क्या है, स्टेट है, मेन मुद्दा क्या है, स्टेट। सो देखिए अब ये कहता है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई कि ये कहते हैं कि पहले टाइम में जो मीनिंग होता था पॉलिटिक्स वर्क का, वो कन्फाइंड रहता था, जो सिटी की प्रॉब्लम्स होती थी, डे टू डे लाइफ के फंक्शनिंग होते थे, उसमें आदमी पार्टिसिपेट करता था, आदमी के ऊपर ही डिस्कस होता था। तो उसके बाद सोसाइटी के बारे में, तो उसी को वो क्या कहते थे कि रिगार्डिंग, उसी को पहले स्टेट कहते थे, फिर उसी स्टेट के बारे में जो वो काम करते थे, जो एक्टिविटीज़ करते थे, उसी को पॉलिटिक्स कहते थे, ठीक है। अगर हम इसको और समराइज़ करें कि उस टाइम में जिसको वो स्टेट कहते थे, सिटी स्टेट, उसमें जो काम, सिटी स्टेट मीन्स उसी को वो स्टेट कहते थे, और वहाँ पे जो वो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो करते थे, डिस्कस करते थे या कुछ भी करते थे, जैसे हम पार्लियामेंट के अंदर करते हैं, ठीक है, तो वो ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड होता था, सोसाइटी के रिलेटेड होता था, उसी को वो पॉलिटिक्स कहते थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स जो है, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स इज द स्टेट, कि मेन जो उस टाइम में जो मुद्दा होता था, जो आज भी है, कि पॉलिटिक्स का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, स्टेट है, बिकॉज दैट टाइम दे हैव टू डिस्कस अबाउट द स्टेट, अबाउट द सिटी, सिटी स्टेट, अबाउट द सब्जेक्ट्स, अबाउट द पीपल, देयर प्रॉब्लम, अबाउट द सोसाइटी, और वो सारा आ गया, क्या आ गया, उसको कैसे हैंडल करना है, वो आ गया पॉलिटिक्स। और वो जब पॉलिटिक्स आ गया तो वो बन गया मेन सब्जेक्ट, स्टेट बन गया, स्टेट ही है, स्टेट बन गया पॉलिटिक्स का मेन सब्जेक्ट, वही हम भी करते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको ड्राई लग रहा होगा, अब मैं ये तो मुझे पढ़ाना था आपको, अब मैं आपको सबसे एक ईजी लैंग्वेज में पॉलिटिक्स का मीनिंग समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, देखिए सपोज कीजिए एक क्लास है, उस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं,
ध्यान से सुनिएगा। एक क्लास है, उसमें ये 50 स्टूडेंट्स है। 50 स्टूडेंट्स जो है अलग अलग एरिया से हैं, अलग अलग जेंडर से है, अलग अलग क्लास, अलग अलग कास्ट से हैं, ठीक है। बट उनमें एक चीज़ कॉमन है कि वो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 12th क्लास के स्टूडेंट है, एग्जांपल ले लीजिए, 50 स्टूडेंट्स। अब वो अपना लेक्चर सुनते हैं और चलते हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर लेक्चर सुनते हैं और चलते हैं। ऐसे ही हो रहा है, और उनके बीच में किसी भी तरह की डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है। उनके बीच में किसी भी तरह की कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। अब उनके बीच में जब इंटरेक्शन नहीं हो रही है, सपोज कीजिए कि वो अगर अपनी क्लास के बाद भी बाहर मिले, मार्केट में मिले, कहीं पे सुपरमार्केट में मिले, कहीं पे कोई एंटरटेनमेंट की प्लेसेस पे मिले, लाइक थिएटर्स एंड ऑल दैट, उनमें मिले, तो फिर भी वो जो है, या अगर वो नेबर ही हो एक दूसरे के, फिर भी उनके बीच में ना कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है। 50 स्टूडेंट्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है। और वो जो है वो जैसे मोस्टली आपने देखा होगा, जैसे अगर हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो अब तो नहीं होता है, अब तो हम जहाँ ट्रैवल कर रहे होंगे, हमारे अगर लेफ़्ट राइट में कोई बैठा होगा तो हम उससे बात करने लग जाते हैं। मगर मोस्टली क्या होता है कि जो है अगर किसी जो है हम इसको कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, हम कहीं बैठे हैं, चाहे ट्रेन में, चाहे प्लेन में, या कहीं पे बस में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम बात नहीं करते, हम सीधा फोकस करते हैं, मेरा जो है जगह कब आएगी, स्टॉप जो आएगा, मैं उतरूँगा यहाँ पे, या प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो मुझे जहाँ जाना है वहाँ पे जो है मैं उतर के चला जाऊँगा। सो वहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि हमारे बीच में कोई इंटरेक्शन वहाँ पे मोस्टली नहीं होती है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 50 बच्चों के बीच में किसी भी तरह का, आप ध्यान रखिए इस चीज़ को, अच्छे से सुनिएगा इसको, अगर पॉलिटिक्स का मीनिंग आपको समझना है, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। अब सपोज़ कीजिए कि उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, हुँ? वो 50 स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब कॉलेज में जाते हैं हम, या न्यू क्लास में जाते हैं, कोई स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे 50 बच्चे भी होते हैं, 50 से ज़्यादा भी होते हैं, तो एक दूसरे से इनडायरेक्टली डायरेक्टली बात करते हैं। होते 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 आहिस्ता से आहिस्ता 50 के 50 बच्चे एक दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है फैमिलियर हो जाते हैं, इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अब जब ये चीज़ें होती है तो उनके बीच में क्या होती है, फिर उनके बीच में गॉसिप्स भी होंगी, उनके बीच में फ्रेंडशिप भी होगी, उनके बीच में एनिमिटी भी होगी, उनके बीच में जो स्टेटमेंट्स भी चलेंगी। तो इसका मतलब है कि जब इंटरेक्शन हुआ तो उनका कोई ना कोई ओपिनियन जो है उनका कोई ना कोई बिल्ड होगा। जब वो ओपिनियन बिल्ड होगा तो एनिमिटी भी होगी और गुड रिलेशंस भी होंगे, हाँ। और उसके बाद जो है स्टेटमेंट्स भी आपस में पास होंगी। तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी। अब मेरी बात सुन रहे हैं कि उनके बीच में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी, कोई ना कोई जो है कुछ चीज़ उनके बीच में बनेगी, हाँ। कोई ना कोई प्रोसेसिंग उनके बीच में हो रही है, ठीक है। और वो तभी हुई कि जब इंटरेक्शन हुआ, और जब इंटरेक्शन नहीं हुआ, और फिर वही लोग जो बाहर अगर मिलेंगे तो वहाँ पे कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, हैं। एक दूसरे, आपने देखा होगा मोस्टली कॉलेज में, स्कूल में ग्रुप्स में हम मतलब रहते हैं। ग्रुप में मीन्स 4-5 फ्रेंड होंगे या 7-8 फ्रेंड होंगे, हम ग्रुप में रहेंगे, दूसरे भी ग्रुप में रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के फेवर में स्टेटमेंट देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, ये मोस्टली स्टूडेंट को ये चीज़ों का पता होगा, ठीक है, कि जब वो स्कूल के टाइम में रहते हैं या कॉलेज के टाइम में रहते हैं, कि जब हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब अब एक ग्रुप में हम वहाँ बैठते हैं, स्कूल में हम बैठते हैं या कॉलेज में हम होते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जो है कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई जो है इंटरेक्शन हम करते ही करते हैं। अगर मैं हूँ, सपोज़ कीजिए एक मैं हूँ, मैं अगर स्टूडेंट आ गया तो 50 में से एटलीस्ट 30 को तो मैं जानता हूँगा डायरेक्टली, 20 को शायद इनडायरेक्टली जानता हूँगा, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि इंटरेक्शन जब होगी फिर ही प्रोसेसिंग होगी उनके बीच में, है कुछ ना कुछ बनेगा, हाँ। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और उसी प्रोसेसिंग को जो इंटरेक्शन से शुरू हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स।
सो आपने ये अंडरस्टैंड करना है, जब इंटरेक्शन होगी फिर ही कोई ना कोई प्रोसेसिंग होगी। जब इंटरेक्शन ही नहीं होगी तो ना एनिमिटी होगी, ना ग्रुपिंग में आइडियोलॉजीज़ अलग अलग होगी लोगों की। वो ग्रुपिंग में भाई हमारे साथ रहना है, हमारी एक अलग ग्रुप है, आपने हमारे साथ बैठना है, उनके साथ नहीं बैठना है। हाँ, स्टेटमेंट पास होंगी, अलग अलग गॉसिप्स होंगी, एनिमिटी होंगी, फ्रेंडशिप होगा, ये सारा कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी स्टूडेंट्स के बीच में। और जब वो प्रोसेसिंग ही जो है होगी, उसी प्रोसेसिंग को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। इंटरेक्शन से स्टार्ट हुई, जब इंटरेक्शन ही नहीं होगा उनके बीच में तो जो है कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अब वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि इंटरेक्शन नहीं होगी। हम तो ह्यूमंस हैं, इंटरेक्शन वी विल इंटरेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड वी विल pave the way for some sort of a processing, and that processing is actually a politics. बट यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में हम जो है ये तो टर्म मीनिंग आ गया ना कि एक्चुअली पॉलिटिक्स क्या चीज़ है। बट मोस्टली आप लोगों को, बच्चों को मोस्टली ये लगता है कि पॉलिटिक्स का मतलब आ गया ओ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़। उनके माइंड में जब भी पॉलिटिक्स की बात की जाती है उनको पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज याद आती है। वो फैक्ट है, वो तो है, वो तो चीज़ को मानते हैं। बट एक्चुअली जो टर्म पॉलिटिक्स है उसका डेफिनेशन ये है। अब जो हम पढ़ते हैं, जो हम पॉलिटिकल साइंस में, वो यही पे आता है कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो पावर के लिए, ताकि वो गवर्न करे, ताकि वो गवर्नमेंट फॉर्म करे, ताकि वो रूल करे, उसके लिए जो है अपनी आइडियोलॉजीज़ जो है वो लोगों तक ले जाती है, उसके साथ वो अपना रोल प्ले करती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्रिटिसाइज़ करेंगी, उनकी रॉन्ग पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करेगी। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने में हेल्प करती है, इलेक्शंस होते हैं, कैंपेनिंग होती है। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ये आपको पता ही होगा। तो वो वाला हम पॉलिटिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इट मीन्स पॉलिटिक्स जो है वो आप एक आस्पेक्ट में नहीं पढ़ सकते। पॉलिटिक्स जो है एक वाइडर टर्म है। ठीक है, पॉलिटिक्स इज़ अ वाइडर टर्म। ठीक है, सो यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं। खासकर मैं इंडिया के अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, इंडिया के सिस्टम की बात करूँ, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल रहता है आउटसाइड द पार्लियामेंट, चाहे वो रूलिंग है या ऑपोजिशन है, इनसाइड द पार्लियामेंट। हाँ, उसके बाद वो किस तरह से पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद। हैं, सो ये सारी चीज़ें जो है क्या बोलते हैं उसको हम ये पॉलिटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ना है वो वाला एस्पेक्ट। तो ये आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। सो मैंने वही कहा, पॉलिटिक्स जो है वो आप सिर्फ एक ही, यू कांट कन्फाइंड इट विद इन अ पर्टिकुलर बाउंड्रीज। पॉलिटिक्स इज़ अ वाइडर टर्म, आप एक बहुत वाइडर टर्म है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। बट पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में हम जो है एज़ फार एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ कंसर्न्ड, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं। एक पार्टी 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, वो इलेक्शंस कैसे जीतते हैं, पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने में कैसे हेल्प करते हैं, उसके बाद अपना ओपिनियन कैंपेनिंग कैसे करते हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन मैनिफेस्टो, देन क्रिटिसाइज़ द रॉन्ग पॉलिसीज़ ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं अलग अलग, हैं, बाई इलेक्शंस होते हैं, लोकल लेजिस्लेचर्स जो होती हैं उनके इलेक्शंस होते हैं। तो ये सारा जो है सारा इकट्ठा होके क्या बनाता है, ये उस वाले पॉलिटिक्स को, है तो पॉलिटिक्स ही है जो मैंने अंडरस्टैंड कर दिया टर्म पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे हम वो वाला पॉलिटिक्स हमने पढ़ना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब हम आते हैं इस पे, पॉलिटिकल साइंस के स्कोप पे आते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे थोड़ा अपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे जैसे गार्नर कहता है पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। बिल्कुल, अब हमने पढ़ लिया स्टेट क्या है, हमने ये भी पढ़ लिया कि जो पॉलिटिक्स है वो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि अब पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आ गया, स्टेट क्लियर हो गया थोड़ा बहुत है, और पॉलिटिक्स भी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। अब पॉलिटिकल साइंस क्या है? देखिए, पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक सब्जेक्ट है, हैं? जो अभी मैं जिस इंडियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, हाँ, जो अभी मैंने डिफाइन किया, इलेक्शन से पहले, इलेक्शंस 5 साल में क्या होता है, 5 साल के बाद क्या होता है, अपोजिशन अभी क्या रोल प्ले कर रही है, पब्लिक ओपिनियन कैसे जनरेट करना है, ठीक है, इलेक्शंस के सिस्टम क्या है, ठीक है, इसमें फिर आता है इलेक्शन कमीशंस की क्या गाइडिंग लाइन्स है, ये सारी चीज़ें हैं इंडियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब हम पढ़ते हैं, उस वाले पॉलिटिक्स को हम जो है
हम कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ स्टडी करते हैं उस वाले सिस्टम को, ये हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। सो पॉलिटिकल साइंस इज अ सब्जेक्ट, और पॉलिटिकल साइंस इज़ एक्चुअली, हम अगर बात करें, इज़ अ सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस एक सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है जो पॉलिटिक्स को तो पढ़ता ही पढ़ता है? किसकी पॉलिटिक्स को पढ़ता है? स्टेट की पॉलिटिक्स को पढ़ता है। किसके? स्टेट की पॉलिटिक्स को, स्टेट जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। सपोज़ कीजिए, मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, सब्जेक्ट है, सपोज़ कीजिए आप आ गया ये सोशोलॉजी आ गया, ठीक है। अब सोशोलॉजी में क्या है कि सोशोलॉजी कोई ज़्यादा ओल्ड सब्जेक्ट नहीं है, ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है। उसके ऊपर अलग अलग जब जो ये सोशोलॉजिस्ट होते हैं, लाइक कार्ल मार्क्स या बाकी जो है, वो क्या करते हैं, वो अलग अलग खुद जो है कोई ना कोई जो है थीसिस तैयार करते हैं, या कोई ना कोई सोशल रिसर्च करेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें कंपाइल होके एक सिस्टमेटिक सब्जेक्ट जो है बनता है, ठीक है। तो उसके बाद एक सब्जेक्ट तैयार होता है, तो जिसको हम जानते हैं सोशोलॉजी, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस है, ये उसको ही कवर करता है। पॉलिटिक्स को कवर कर रहा है और स्टेट को कवर कर रहा है। फिर स्टेट में क्या आता है? सिर्फ एलिमेंट्स ही थोड़ी आते हैं स्टेट में, स्टेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में आपको सोशोलॉजी में बताया था कि जो हम सोसाइटी का जब मैं डेफिनेशन करवा रहा था, मैंने आपको बताया था कि सोशोलॉजी में जितना हम लोग जानते हैं सोशोलॉजी के बारे में, वो सारा ही डेफिनेशन है सोसाइटी का। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट में जितना आपको कंटेंट, जितना आपको मटेरियल मिलता है, सब कुछ जो मिलता है, आप जिससे फैमिलियर करते हैं, वो सारा ही स्टेट को ही कवर करता है। इसलिए गार्नर ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि पॉलिटिकल साइंस शुरू भी किससे होती है? स्टेट से, और ख़त्म भी स्टेट से ही होती है। अब सबसे जो जो बेस्ट डेफिनेशन जो मुझे लगती है, जो आप लोगों को भी तो इसको याद करके एग्ज़ाम में लिखना चाहिए, वो गार्नर की है, नेक्स्ट वाली डेफिनेशन। इसने बहुत अच्छे तरीके से क्या किया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या किया है, इसने डिफाइन किया। देखिए, इसने 4 एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया। ये कहता है स्टेट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन मोर और लेस। कम्युनिटी ऑफ पर्सन को ये क्या कह रहा है? कम्युनिटी ऑफ पर्सन मतलब आ गया आपका हमारा पॉपुलेशन, पहला जो एलिमेंट एक आ गया स्टेट का, ठीक है। बहुत अच्छी डेफिनेशन इसने दी है। फिर कहता है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट वो क्या रह रहे हैं, वो परमानेंट कहीं पे रह रहे हैं, ठीक है। और एक पर्टिकुलर एरिया को क्या किया है, एक पर्टिकुलर एरिया को उन्होंने क्या किया है, जो है वो होल्ड किया हुआ है, पोजेस किया हुआ, रह रहे हैं, ठीक है। और ये आ गया नेक्स्ट वाला आपका एरिया, टेरिटरी आ गया आपका नेक्स्ट वाला एरिया है, ठीक। नेक्स्ट नॉट एरिया, मतलब एट्रीब्यूट आ गया किसका? स्टेट का, ठीक है। पहला कहता है कम्युनिटी ऑफ पर्सन, तो पहला एलिमेंट आ गया कि एक पॉपुलेशन की बात कर रहा है। दूसरे में कहता है यहाँ पे एरिया में वो लोग रह रहे हैं, कहीं पे रह रहे हैं, तो आ गया नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा, नेक्स्ट टेरिटरी आ गया। उसके बाद कहता है इंडिपेंडेंट और नियरली सो ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, तो एक्सटर्नल कंट्रोल का मतलब आ गया कि इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल कंट्रोल की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये किसकी बात कर रहा है? सोवरेनिटी की कर रहा है। उसके बाद फिर कहता है लास्ट में गवर्नमेंट है, और वो जो गवर्नमेंट है वो गवर्न करती है, और लोग क्या करते हैं? हैबिचुअली उसको ओबे करते हैं, ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी तो आज फॉलो करेंगे, कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हैबिचुअली हम उसको क्या करते हैं? रेंडर हैबिचुअल ओबीडियंस का मतलब ये होता है, उसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, कल भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, जो गवर्नमेंट रूल बनाती है, ठीक है। सो इसने बहुत अच्छी डेफिनेशन गार्नर ने डिफाइन की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एरिस्टोटल ने अच्छा दिया हुआ है, आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। वो कहता है आदमी जो है वो अकेले एक ही पर्सन जो है, या अकेला रह सकता है, या तो वो बीस्ट होगा, एनिमल होगा, बीस्ट होगा, या गॉड होगा जो अकेले रह सकता है, जो ये कंसिडर करे कि मैं अपने लिए सफिशिएंट हूँ, मुझे किसी पे मैं डिपेंड नहीं हूँ। तो ये कहता है कि इसलिए आदमी अकेले नहीं रह सकता है, आदमी जो है वो सोशल है, ठीक है। उसे बाकियों के साथ कॉपरेट करना पड़ता है, और जब वो बाकियों के साथ कॉपरेट होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने राइट्स को बचाने के लिए और बाकियों के राइट्स को बचाने के लिए वो क्या करता है? एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को जन्म देता है, ठीक है, अपने बाकी ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर। और वो जब एक ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी किसको पैदा करती है? वो किसको पैदा करती है? वो स्टेट को पैदा करती है, ठीक है। कि देखिए ना, अब जब हम बात पढ़ते हैं कि आदमी जो है वो डिपेंड है, सोशल इंटरडिपेंडेंस। तो अब जैसे हम पढ़ते हैं राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में हम बात करते हैं, हम कहते हैं वंस राइट इज़ अनदर्स ड्यूटी, और वंस राइट इज़ वंस ड्यूटी आल्सो। मेरा राइट जो है वो दूसरे की ड्यूटी है, और मेरा राइट जो है वो मेरी जो है मेरी ड्यूटी भी है। मैं सपोज़ कीजिए मेरा राइट टू लाइफ है, वही राइट टू लाइफ जो है वो दूसरे को भी है, ठीक है। उसके बाद ये तो इसका मतलब है मैंने वो छीनना नहीं है। वंस राइट इज़
वंस ड्यूटी आल्सो, तो मेरा राइट मेरी ड्यूटी भी है कि भाई यही राइट मैंने दूसरे को भी है, मैंने छीनना नहीं है, ठीक है, हो गया। दूसरा होता है कि वंस राइट इज़ अनदर्स ड्यूटी, कि मेरा राइट टू लाइफ है, वही राइट टू लाइफ जो है वो दूसरे को भी है, और दूसरे को भी ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि जो अगर वो दूसरा राइट टू लाइफ प्रोसेस कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो उसने मेरा राइट छीनना नहीं है। तो ड्यूटीज़ और राइट्स और ड्यूटीज़ जो है वो गो साइड बाय साइड, ठीक है। अब ये कहता है यहाँ पे कि वो तभी सेफ होंगे हम लोग जब हम क्या करेंगे, एक प्रिस्क्राइब्ड रूल्स को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, बनाएंगे उसको, और जब हम बनाते हैं तो एक सिविलाइज सोसाइटी का जन्म होता है, और सिविलाइज सोसाइटी का जब एक जो है सोसाइटी का जन्म होता है तो उसके बाद ही जाके फिर उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। तो यह यहाँ पे कहता है कि फाउंडेशन जो है किसी भी, जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं हम उस सोसाइटी को, जब किसी जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हमने ऑर्गेनाइज किया तो सोसाइटी स्टेट बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे ये तो बिल्कुल है, देखिए आप पीछे आप समझ चुके होंगे कि भाई ये किसके बारे में है, ये किसको कवर करता है। एक ये जो मैंने अभी टॉपिक आपको पढ़ाया ये वाला कि जब एक कोई सोसाइटी ऑर्गेनाइज हो जाती है, सिविलाइज हो जाती है पूरी तरह से, तो वो स्टेट को पैदा करती है, स्टेट उससे बन जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया इसका मतलब है आदमी जो है वो क्या है, आदमी वीक है, उससे ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी सोसाइटी की, और सोसाइटी के बाद उसे ज़रूरत पड़ती है मेन स्टेट की। अब ये कहता है कि ये स्टडी करता है स्टेट और गवर्नमेंट को, बिल्कुल मैंने वही कहा आपको, स्टेट सिर्फ आप 4 एलिमेंट्स में डिफाइन नहीं कर सकते, स्टेट इज़ अ डीप टर्म। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है स्टेट के अंदर, राइट्स कैसे, उस स्टेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका हिस्ट्री क्या था, उसके सारे एस्पेक्ट्स हमने पढ़ने होते हैं। तो ये स्टडी करता है स्टेट और गवर्नमेंट को, स्टडी करता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को। बिल्कुल हमारे इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ तो फ्रॉम अ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इंस्टीट्यूशन हम किसको कहते हैं, इंस्टीट्यूशन हम कहते हैं कि कोई भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट हमारी सोसाइटी का जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हम सर्वाइव सोसाइटी में नहीं कर सकते, उस सोसाइटी चल भी नहीं सकती, सोसाइटी फंक्शन नहीं कर सकती। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो बहुत सारी इनको हम सबको, लाइक मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हमें हेल्प करती है सोसाइटी को चलाने में, और हमारे लिए बहुत, हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उनको पढ़ता है सारी। फिर इसमें हम भी, तो मैंने बताया फ्रॉम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में हम पढ़ते हैं लाइक पंचायती, लाइक म्यूनसिपलिटीज़, लाइक लोकसभा, राज्यसभा, एज फार एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसर्न, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सारे कवर उसमें पढ़ते हैं। उसके बाद ये कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल पावर्स रिलेशंस, और उनके बारे में पढ़ता है, बिल्कुल। उसके बाद पास्ट, हमारी कंट्री की अगर बात करें या किसी स्टेट की बात करें, उसका स्टेट, उसका पास्ट कैसा है, उसका फ्यूचर कैसा है होगा, उसका प्रेजेंट कैसा है, और पावर, बिल्कुल हर एक स्टेट जो है वो हमेशा, जब भी हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमेशा सबसे पहले आता है, ये आता है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू किया जाता है, उसको परस्यू इसलिए किया जाता है पावर को गेन करने के लिए, ठीक है। सो ये द कंसेप्ट ऑफ पावर का मतलब ये आ गया कि किस तरीके से हर एक कंट्री कोशिश करती है कि नेचुरल रिसोर्स में, उसके बाद नेचुरल रिसोर्स के अलावा आईटी सेक्टर में, उसके बाद मिलिट्री सेक्टर में, उसके बाद डिफेंस सेक्टर में, उसके बाद स्पेस में, हर एक में जो है मैं आगे निकल जाऊँ, हाँ। और जो है उसी को हम कहते हैं कि ये किसकी दौड़ में लगे हैं सारे, पावर। इसलिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट को हर एक कंट्री पहले परस्यू करती है, हाँ? जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, तो पावर की तलाश में, ठीक है। तो ये जो है पावर यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, दो तरीके से पावर की बात की जा रही है कि इंटरनेशनल स्फेयर में जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तब एक पावर आता है, कंसेप्ट पावर आता है, और दूसरा जब हम डोमेस्टिक स्टेट में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं या किसी कंट्री के अंदर क्या चल रहा है वहाँ, तो वहाँ तो पावर एक ही है कि गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करेगी कि हम पावर में आए, हम रूल करें, हम गवर्न करें, ठीक है। तो बट यहाँ पे जो स्टडी ऑफ पावर में यही आता है कि दोनों तरीके से, दोनों आस्पेक्ट से हमने पढ़ना है कि एक फ्रॉम इंटरनेशनल जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर का क्या रोल रहता है स्टेट के अंदर, और उसके बाद नेशनल लेवल पे पावर का क्या रोल रहता है स्टेट के अंदर, ठीक है। ओके, आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो चुका होगा। मैं पहले कह चुका हूँ, इसमें ज़्यादा अगर मैं डीप में चला जाऊँगा तो अभी देखिए थोड़ा सा ही मैंने पढ़ाया तो वीडियो बहुत लंबी चली गई। तो अब स्कोप पे अगर हम आएंगे, ये तो 4-5 पॉइंट्स से, हम और पॉइंट्स पे अगर हम आएंगे तो वीडियो बहुत लंबी चली जाती है, एक ही पॉइंट के ऊपर हमें 10-15 मिनट लग जाते हैं। फिर उसके बाद फिर नेचर को आप डिफ़ाइन करेंगे, फिर पॉलिटिक्स के टॉपिक को, फिर उसके बाद एलिमेंट्स को, तो ये समझे कि ऐसे 20-30 लेक्चर तो हमारे एक ही टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे।
तो अभी मैंने कोशिश की समराइज़ करने की, फिर भी ये वीडियो बहुत लंबी बन गई। तो आई होप कि जो भी स्टूडेंट है राशिद, आई होप कि आपको वीडियो के थ्रू ये समझ आ चुका है। फिर भी अगर इसके अलावा आपको बच्चे कोई और भी हेल्प चाहिए, आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे जो भी नंबर है आप उस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी। और बाकी किसी और स्टूडेंट को भी अगर हेल्प चाहिए होगा तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ओके, सी यू एंड टेक केयर।